तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। 90% स्टूडेंट ये फार्मूला भूल जाते हैं। तो चलिए, ये फार्मूला जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जो था इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, उसका जो सब फार्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद यह क्या हो जाएगा, चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि यह जो जितना भी फार्मूला हम लोग के पास है उसको हम लोग एक बार क्या किए हैं, क्लास में अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उसका क्या हो रहा है, कार्य कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो उसका हम लोग रिवीजन उसका अच्छे से हम लोग कर ले रहा है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहला फार्मूला हम लोग का क्या था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम के नियम। ओम के नियम क्या बोलता था दोस्त, कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर मीन्स क्या, विभवांतर होता है वह धारा का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधा समानुपाती होता है आई। तो यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कौन सा यूज करते थे, किसको यूज करते थे, तो आर्क वैल्यू का यूज करते थे। तो V बराबर क्या होता था, आई आर। क्या लिखते थे, V बराबर आई आर। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अलग अलग से निकलता है, क्या बराबर, V बराबर आई आर निकलता है, और I बराबर क्या हो जाता है, V बट्टा आर। आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, V बट्टा आई हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को 3 फार्मूला फाइंड आउट होकर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे क्या, विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, आई बराबर क्यू बट्टा टी, जिसमें से आई क्या है, आई आपका धारा है, करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है दोस्त, चार्ज यानी कि क्या है, चार्ज है, आवेश है, और टी क्या है, समय है, टाइम है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा टी। एक बार फिर से बता दूं, ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बस तक आपके एग्जाम में ही नहीं, इसके हायर क्लास में भी जाइएगा, कॉम्पिटेटिव में भी जाइए, तो यहाँ से आपके यहाँ से जो होते हैं फॉर्मूला उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देने को देता है बनाने के लिए। तो अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बटा आर, और क्या होता है, W बटा टी। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है इसमें मोस्टली 4 फॉर्मूला होते हैं। P बराबर क्या होता है, V आई स्क्वायर आर, और क्या होता है, V स्क्वायर बटा आर, और नेक्स्ट होता है W बटा टी। तो ये जो फार्मूला होते हैं दोस्त कैसे निकलता है, तो इसको हम लोग अपने क्लास में रेगुलरली क्लास में जो चल रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीका से समझाया गया है। अगर आप फुल वीडियो पूरा वीडियो इसको नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके वॉच कीजिए। यहाँ से क्या होता है, तो इसका फार्मूला P बराबर V आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बटा आर, और W बटा टी होता है, किसके लिए, तो पावर के लिए, शक्ति के लिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसका स्टार मार्क्स में रखिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई से। तो ई क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, और P गुने टी होता है, क्या होता है, P गुने टी। P से क्या हो गया, आपका शक्ति हो जाएगा, और T से क्या है, समय है। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या होता है, E बराबर P गुने टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, जिसमें से रो क्या है, आपका प्रतिरोधकता है, या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे को कहते हैं, और रो इंटू एल बटा ए। एल क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, एरिया है, आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर हम प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होगा, रो बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, किस में दोस्त, तो प्रतिरोध और एरिया में। तो आर इंटू ए बट्टा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जहाँ क्या है प्रतिरोधकता, यह क्या है, रो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक आप याद रखिएगा, काफी वीवीआई है। तो एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, क्या होता है दोस्त, ओम मीटर होता है। उसके बाद या क्या, प्रतिरोध का तो जानते हैं क्या होता है, ओम। तो क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए वीवीआई है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन, आर एस। आर एस से क्या होता है, सीरीज। तो आर एस बराबर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इसका सर्किट मोस्टली कैसे होता है दोस्त, यानी कि इसका डायग्राम अगर हम लोग श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समझे तो कैसा होता है, 3 को प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, तो सीरीज में। तो ये क्या हो गया, पहला प्रतिरोध R1 हो गया, पहला प्रतिरोध R2 हो गया, तीसरा प्रतिरोध पहला R1 दूसरा R2 और तीसरा क्या हो गया R3। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, सब श्रेणी क्रम में हो गए। क्या हो गया, सब श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो धारा होता है दोस्त, इसमें धारा क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सभी में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, धारा समान होता है। तो यहाँ से आई जाएगा, तो इसमें भी R1 में भी क्या जाएगा, करंट आई ही जाता है। R2 में भी उतना ही करंट जाता है जितना R1 में जाता है, और R3 में भी उतना ही जाता है। यानी कि सभी प्रतिरोध में करंट इसमें जाता है, धारा समान होता है। लेकिन जो विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर यानी क्या होता है इसमें दोस्त, विभवांतर जो होता है, धारा विभवांतर जो होता है, सब में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है दोस्त, भिन्न भिन्न होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 धारा हो जाता है, V1 विभवांतर हो जाता है, इसके लिए V2, और इसके लिए क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 प्रतिरोध एक सीरीज में जुड़े हो तब। उसके बराबर इसमें क्या होता है, धारा क्या होते हैं, धारा सभी प्रतिरोध में श्रेणी क्रम के संयोजन में समान होते हैं। उसके बाद विभवांतर इसमें क्या होता है, तो सभी प्रतिरोधों में सभी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस में, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन में। इसको हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, तो इसका डायग्राम समझते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्त, इसको आप अगर समझ लिए होंगे तब। तो चलिए हम लोग किसका, तो समांतर क्रम को समझते हैं। तो एक प्रतिरोध हम लोग को क्या करना है, तो समांतर में जोड़ना है। तो 3 प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोध एक पॉइंट पर और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है दूसरे पॉइंट पर जुड़ते हैं। ये क्या हो गया, आपके पैरेलल में हो गया, समांतर में। ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका विभवांतर होता है, बैटरी लगा होता है। उसके बाद इसमें जो धारा जाता है I1 जाता है, इसमें I2 जाता है और इसमें I3 जाता है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो क्या देखा जाए कि जो समांतर क्रम संयोजन में होता है, धारा क्या होते हैं, सभी प्रतिरोधों के बीच धारा क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। धारा क्या होते हैं दोस्त, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, सब में समान होता है। क्या होता है दोस्त, समान होता है। तो प्रतिरोध में क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न होते हैं। देख सकते हैं कि R1 प्रतिरोध में I1 धारा जा रहा है, और R2 प्रतिरोध में I2, और R3 प्रतिरोध में I3 धारा जा रहा है। इसके बाद जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज मीन्स विभवांतर जो होता है सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं। किसमें, तो समांतर क्रम संयोजन में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/RP बराबर, यानी कि P से क्या होगा, आपको पैरेलल समांतर को सूचित कर रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जूल के नियम। जूल के नियम किसको कहते हैं, तो जूल के नियम जो यूज करते हैं वह उष्मीय प्रभाव पर या क्या करता है, तो डिपेंड करता है। किस पर, उष्मीय प्रभाव। तो उष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I²RT। H बराबर I²RT को ही क्या कहते हैं, तो जूल का नियम कहते हैं। तो जूल का नियम जो कहता है दोस्त, किसके किसके बीच रिलेशन रखता है, सबसे पहले ये क्या है, धारा, प्रतिरोध और समय। यानी कि जूल के नियम जो है, प्रतिरोध धारा के स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसका, तो प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद समय के भी सीधा समानुपाती होता है। तो जूल के नियम जो होते हैं, H बराबर I²RT, तीन गो के साथ क्या करता है, रिलेशन रखता है। किसके साथ, तो 3 इक्विपमेंट के साथ क्या करता है, रिलेशन रखता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है या एक और संबंध है, किसके बीच, किलोवाट घंटा और जूल के बीच कितना संबंध होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, चलिए लिखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है दोस्त, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है। तो ये वैल्यू भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है और पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप भी याद रखिएगा। कितना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, विद्युत चैप्टर से आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें फुल मार्क्स लाने में। तो अगर आप यह चैप्टर को बेहतर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफी अच्छा रिजल्ट आने की चांसेस
बन जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। तो आज से यह चैप्टर हम लोग का एंड हो गया है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 और उसमें देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए लिखते हुए अच्छे से चलेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ।